अध्याय 12 आधुनिक विश्व शक्ति के रूप में जापान का उदय। 19वीं शताब्दी से पूर्व जापान में सामंतीय शासन पद्धति का प्रचलन था। जिस प्रकार भारत में पेशवाओं ने छत्रपति राजा को नाम मात्र के लिए राज सिंहासन पर आरूढ़ करके शासन सूत्र को अपने हाथों में ले रखा था, उसी प्रकार जापान में भी सामंतों ने सम्राट की सत्ता के अस्तित्व को कायम रखते हुए शासन शक्ति पर अधिकार कर लिया था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन अर्थात सर्वविजयी सेनानी कहा जाता था। जापान के सभी सामंत राजाओं शोगुन में योरितोमो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो जापान का प्रथम शोगुन था। उसने 12वीं शताब्दी के अंत तक देश के अन्य सभी सामंतों को पराजित करके शासन में अपने प्रभाव को स्थापित किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण शोगुन के पद पर अन्य वंशों का अधिकार हो गया। इस पद को प्राप्त करने के लिए जापान के विभिन्न सामंत कुलों में समय समय पर संघर्ष होता रहा। सन 1603 में इस पद पर तोकुगावा कुल का अधिकार हो गया, जो निरंतर सन 1867 तक बना रहा। इस प्रकार लगभग 265 वर्षों तक जापान में तोकुगावा कुल का शासन कायम रहा। इस अवधि में सत्ता प्राप्ति के लिए सामंतों में कोई युद्ध नहीं हुआ। देश में शांति बनी रही, जिसके कारण देश को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो गया। शोगुन सरकार का पतन एवं मेइजी सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापान ने पाश्चात्य देशों के साथ राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया। शोगुन सरकार ने अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन आदि देशों के साथ अनेक संधियां संपन्न की थी। सन 1858 में जापान व अमेरिका के मध्य एक महत्वपूर्ण संधि हुई, जिसका जापान की अधिकांश जनता ने तीव्र विरोध किया। संधि का विरोध करने वाले व्यक्तियों की ये धारणा थी कि जापान को पाश्चात्य देशों से पृथक रखने की परंपरागत नीति में परिवर्तन करना देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर शोगुन सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने देश में इस मत का तेजी से प्रचार किया कि शोगुन सरकार के हाथों से शासन शक्ति छीनकर सम्राट के प्रभुत्व का पुनरुद्धार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जापान की जनता में विदेशियों पर आक्रमण करने तथा उनको देश से बाहर निकालने की प्रवृत्ति भी निरंतर जोर पकड़ने लगी। इस प्रवृत्ति से प्रभावित होकर जापानी जनता ने अपने अपने प्रांतों में विदेशियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बहुत से विदेशियों को जापान की असंतुष्ट जनता का कोपभाजन बनना पड़ा और वे मौत के घाट उतार दिए गए। इसी मध्य सन 1867 में जापान के सम्राट पद पर मुत्सुहितो सत्तारूढ़ हुआ। उसने मेइजी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे मेइजी सम्राट भी कहा जाता था। पृष्ठ 156। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, किंतु अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उसे देश की राजनीति का भली प्रकार ज्ञान हो गया था। मुत्सुहितो के राज्यारोहण के पश्चात देश में सर्वत्र ये मांग की जाने लगी कि नवीन सम्राट को राजशक्ति प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा शोगुन सरकार का अंत होना चाहिए। देश की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए शोगुन ने त्यागपत्र दे दिया और सन 1878 से जापान के इतिहास में सम्राट की वास्तविक सत्ता का युग प्रारंभ हुआ। सम्राट मेइजी द्वारा राजशक्ति के संचालन को अपने हाथों में लेना जापान के आधुनिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के फलस्वरूप जापान में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, सामंती पद्धति का अंत हुआ और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। यद्यपि सरकार की समस्त शक्तियां सम्राट में केंद्रित थी, तथापि सम्राट की शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के सहयोग और परामर्श से होता था। मंत्रियों की नियुक्ति किसी कुल विशेष से नहीं, वरन देश के योग्यतम व्यक्तियों में से की जाती थी। इसलिए अब जापान के इतिहास में उस युग का प्रारंभ हुआ, जिसने उसे संसार की एक प्रमुख शक्ति बना दिया। सन 1889 का संविधान। जापान के शासन सूत्र पर अधिकार करने के बाद मेइजी सम्राट के सामने मुख्य समस्या देश में एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार की स्थापना करने से संबंधित थी। इस समस्या को हल करने के लिए सम्राट की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देश में सामंत पद्धति का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। सन 1868 में एक घोषणा प्रकाशित करके शासन के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। सन 1881 में सम्राट ने एक घोषणा जारी करके 1890 ईस्वी तक जापान में संसद का गठन करने का आश्वासन जनता को दे दिया। इस आश्वासन के आधार पर 1889 ईस्वी में सम्राट की ओर से जापान के लिए नवीन संविधान की घोषणा की गई।
नए संविधान के अंतर्गत सम्राट को शासन का सर्वोच्च स्वामी स्वीकार किया गया। विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करना और उन्हें उनके पद से हटाना, युद्ध की घोषणा करना तथा अध्यादेश जारी करना आदि सम्राट के मुख्य अधिकार थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसके सदस्य केवल सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। संविधान के अंतर्गत द्विसदनात्मक संसद की स्थापना की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें उच्च सदन के सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत और देश के धनी वर्ग से संबंधित होते थे, जबकि निम्न सदन अथवा लोकसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। मताधिकार संपत्ति पर आधारित था, किंतु कालांतर में जापान में मतदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। शासन विधान में जापान के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भाषण लेखन की स्वतंत्रता, सभाएं आयोजित करने, संगठन बनाने तथा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता आदि समस्त सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई थी। उपर्युक्त संविधान के लागू होने के परिणाम स्वरूप जापान पाश्चात्य देशों की सरकारों एवं प्रशासन की समता करने में सक्षम हो गया था। यद्यपि उस समय फ्रांस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर चुके थे, तथापि लोकतांत्रिक शासन के विकास की दृष्टि से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, स्पेन आदि देश उस समय भी जापान से पिछड़े हुए थे। यूरोप के विभिन्न देशों में सामंत प्रणाली व एकतंत्र का अंत होने तथा लोकतांत्रिक ढंग की शासन प्रणाली की स्थापना होने में 100 वर्षों से भी अधिक समय लगा था, जबकि जापान में ये कार्य मात्र 25 वर्ष की अवधि में पूरा हो गया था। नवीन संविधान का निर्माण जापान के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया प्रथम कदम था। पृष्ठ 157। शिक्षा का प्रसार। शोगुन सरकार के शासनकाल में ही जापान के अनेक विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य देशों में जाना प्रारंभ कर दिया था। शोगुन सरकार के पतन तथा सम्राट की राजसत्ता के आरंभ के फलस्वरूप इस क्षेत्र में अधिक तीव्र गति से विकास हुआ। विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वदेश लौटे जापानी विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी। इस क्षेत्र में सरकार का योगदान भी महत्वपूर्ण था। सन 1872 में जापान में प्रत्येक बालक व बालिका के लिए कम से कम 4 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। सन 1909 में इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इस नियम के फलस्वरूप सन 1922 में जापान में प्रत्येक बालक व बालिका शिक्षित हो गई थी। इस दृष्टि से जापान यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों के किसी प्रगतिशील देश से पीछे नहीं था। शिक्षा के विकास पर जापान की सरकार ने अपार धनराशि व्यय की। सन 1929 में सरकार ने इस मद पर 1,50,00,000 येन व्यय किए थे। ये आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जापान की सरकार ने राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी 20वीं सदी में जापान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। 19वीं सदी तक स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक सीमित था, किंतु मेइजी सरकार की स्थापना के पश्चात इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सन 1871 में 5 जापानी युवतियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय पर विदेश भेजा गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई। सन 1909 में स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप जापान में नारियों की स्थिति पुरुषों के समकक्ष हो गई। आर्थिक विकास। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक, व्यापारिक व आर्थिक विकास के क्षेत्र में जापान ने एक नवीन युग का सूत्रपात किया। सरकार के प्रोत्साहन से देश के पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की। सरकार ने नवीन मशीनों का विदेशों से विशाल पैमाने पर आयात करके उत्पादन वृद्धि में सहयोग प्रदान किया। फलस्वरूप संपूर्ण देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। सन 1890 तक जापान में 250 ऐसे विशाल कारखाने स्थापित हो चुके थे, जिनमें भाप शक्ति द्वारा संचालित यंत्रों का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त यातायात, संचार व्यवस्था, बैंकिंग, वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में जापान 19वीं सदी के अंत तक एक विकसित देश बन चुका था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जापान की गणना विश्व के सबसे उन्नत व्यवसाय प्रधान देशों में की जाती थी। सन 1885 में वहां का विदेशी व्यापार 6,65,00,000 येन अर्थात जापान की मुद्रा का नाम था, जिसे येन कहते हैं, था, जो सन 1818 में बढ़कर 400 करोड़ येन हो गया। इस प्रकार मात्र 35 वर्ष की अवधि में जापान के विदेशी व्यापार में 60 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई थी। ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जापान अत्यंत द्रुत गति से अपनी औद्योगिक एवं विशाल स्थिति को विकसित करके संसार के आधुनिक एवं अग्रणी देशों की पंक्ति में सम्मिलित होने का प्रयत्न कर रहा था।
औद्योगिक विकास के साथ साथ जापान ने कृषि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की थी। जनसंख्या की वृद्धि व खाद्यान्न की मांग बढ़ जाने के कारण सरकार ने कृषि के विकास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। बंजर तथा पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। पृष्ठ 158। कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों एवं तकनीकों के प्रयास की जानकारी कृषकों को प्रदान की गई। इन प्रयासों के फलस्वरूप 50 वर्षों से भी कम समय में जापान में खाद्यान्न उत्पादन में 6 गुनी वृद्धि हो गई। जापान की विदेश नीति 1919 से 1945। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से जापान की विदेश नीति को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अ. विदेश नीति का प्रथम चरण 1919 से 1922। जापान और पेरिस शांति समझौता। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जापान और चीन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। चूँकि विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं ने चीन तथा रूस को एक एक करके पराजित किया था, इसलिए उसने पेरिस सम्मेलन में इस बात पर पर्याप्त जोर दिया था कि उसकी गणना महान राष्ट्रों में की जानी चाहिए तथा सुदूर पूर्व में उसके प्रभाव को मान्यता मिलनी चाहिए। इस सम्मेलन में जापान ने कुछ मांगे भी प्रस्तुत की, किंतु मित्र राष्ट्रों ने उन मांगों का विरोध किया था। अंत में जब जापान ने सम्मेलन को छोड़ने तथा राष्ट्र संघ का बहिष्कार करने की धमकी दी, तब ये निर्णय लिया गया कि शांतुंग पर जापान का अधिकार होगा। पेरिस समझौते से जापान तथा अमेरिका दोनों ही असंतुष्ट थे। शांतुंग का प्रदेश मिलने पर भी जापान को संतोष नहीं था, जबकि अमेरिका की जनता का ये विचार था कि शांतुंग का प्रदेश चीन को वापस मिलना चाहिए। इसलिए अमेरिका की सीनेट ने पेरिस संधि को अपना अनुमोदन प्रदान नहीं किया था। वर्साय संधि पर पुनर्विचार करने तथा सुदूर पूर्व में जापान के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका ने 1921 में वॉशिंगटन सम्मेलन बुलाया था। वॉशिंगटन सम्मेलन। यद्यपि वॉशिंगटन सम्मेलन अपने आप में एक महान उपलब्धि थी, तथापि इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका कि सुदूर पूर्व में सर्वोच्च शक्ति के रूप में किस देश को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जापान ने वॉशिंगटन सम्मेलन को अमेरिकी कूटनीति की संज्ञा प्रदान की थी। ब. विदेश नीति का द्वितीय चरण 1922 से 1927। इस अवधि में जापान ने वैदेशिक क्षेत्र में सहयोग और सामंजस्य की नीति को अपनाया था। वॉशिंगटन सम्मेलन के पश्चात कुछ समय तक अमेरिका और जापान के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। सन 1922 में आर्थिक संकट के समय अमेरिका ने जापान की सहायता की थी, किंतु 1924 में अमेरिका की कांग्रेस ने कुछ पक्षपातपूर्ण कानून बनाए, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य तनाव पुनः बढ़ गया। फिर भी जापान ने कभी अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया। इस अवधि में जापान ने वियना सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया था। जापान और चीन के मध्य हुए समझौते की शर्तों के अनुसार जापान ने सन 1923 में शांतुंग प्रदेश चीन को लौटा दिया। 1925 में जापान ने चीन के उन परिवारों को क्षतिपूर्ति की धनराशि देने का आश्वासन दिया जिनके सदस्यों को शंघाई में पुलिस ने मार दिया था, किंतु नानकिंग पर बमबारी करने के प्रश्न पर जापान ने ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका को सहयोग देने से इनकार कर दिया। वस्तुतः 1922 के पश्चात जापान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। पृष्ठ 159। जापान ने इस अवधि में रूस के साथ भी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था। उसने 1922 में साइबेरिया से अपनी सेनाओं को हटा लिया और 20 जनवरी 1925 को रूस के साथ एक संधि संपन्न की। जापान ने जेनेवा के नौसैनिक सम्मेलन में भी भाग लिया और 1930 में लंदन के नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त जापान ने राष्ट्रसंघ तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ भी सहयोग किया था। उसने कैलो-ब्रिया समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। स. विदेश नीति का तृतीय चरण 1927 से 1931। इस अवधि में जापान की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ था। इससे पूर्व की अवधि में जापान का उद्देश्य मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से देश के निर्यात को बढ़ाना तथा विदेशी बाजारों का विस्तार करना था, जबकि 1927 के पश्चात जापान ने व्यापार व उद्योग के विकास हेतु सुदृढ़ आधार वाली विदेश नीति का पालन किया था। 1927 में जापान के वाणिज्य एवं वित्त विशेषज्ञों ने इस बात के संबंध में एक योजना बनाई तथा उसे जापान के सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किया।
इस योजना में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि जापान के राष्ट्रीय अस्तित्व की सुरक्षा के लिए न केवल मंचूरिया, मंगोलिया और चीन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, बल्कि संपूर्ण एशिया और दक्षिणी समुद्री राज्यों को जीतना भी अनिवार्य है। इस योजना में ये भी स्वीकार किया गया था कि साम्राज्य विस्तार की इस योजना को पूरा करने के लिए अमेरिका को भी पराजित करना पड़ेगा। उपर्युक्त योजना को जापान का मुनरो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य आधार एशिया वासियों के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी योजनाओं से एशिया महाद्वीप की सुरक्षा करना था, किंतु अंत में ये योजना स्वयं साम्राज्यवाद का एक साधन सिद्ध हुई। अमेरिका व जापान के साम्राज्यवाद का मुख्य अंतर ये था कि अमेरिका का साम्राज्यवाद जापान के साम्राज्यवाद की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष और उदार था। दूसरा अंतर ये था कि मुनरो सिद्धांत के द्वारा यूरोपीय देशों को अमेरिका की राजनीति से अलग रखने में सफलता मिल गई थी, जबकि जापान की उपर्युक्त योजना एशिया की यूरोपीय राजनीति से तटस्थ रखने में सफल नहीं हो सकी। यद्यपि जापान का मंत्रिमंडल उपर्युक्त योजना के अनुसार कार्य करने को तत्पर नहीं था, तथापि जापान के सैनिक कमांडरों ने अपनी प्रभावशाली भूमिका के बल पर उस योजना को स्वीकार कर लिया था। विदेश नीति का चतुर्थ चरण 1931 से 1941। पिछले 10 वर्षों तक शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाने के पश्चात जापान ने 1931 के पश्चात निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत साम्राज्य विस्तारवादी विदेश नीति का पालन किया था। नंबर 1, चीन में राष्ट्रीय एकता की भावना का तीव्र गति से विकास हो रहा था। जापान ने चीन की इस भावना तथा उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने लिए खतरा अनुभव किया था। नंबर 2, चीन में साम्यवादी रूस का प्रभाव बढ़ना प्रारंभ हो गया था। जापान के शांतिप्रिय राजनीतिज्ञों और सैनिकवादियों को ये कार्य पसंद नहीं था। नंबर 3, सन 1930 के गंभीर आर्थिक संकट के फलस्वरूप जापान अपने माल की बिक्री हेतु नवीन बाजारों और बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने हेतु नवीन प्रदेशों की खोज करने को विवश हो गया था। पृष्ठ 160। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण। कोरिया पर अधिकार करने के पश्चात जापान ने अपना ध्यान मंचूरिया की ओर आकर्षित किया। इसके 3 मुख्य कारण थे। नंबर 1, जापान कच्चे माल की पूर्ति के लिए मंचूरिया को सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र मानता था। नंबर 2, मंचूरिया जापान की बनी हुई वस्तुओं की बिक्री हेतु एक अच्छा बाजार सिद्ध हो सकता था। इसके अतिरिक्त मंचूरिया पर जापान का अधिकार हो जाने से जापान व कोरिया की जनसंख्या को बसाने की समस्या को भी हल किया जा सकता था। नंबर 3, सैनिक दृष्टि से भी जापान के लिए मंचूरिया का बहुत महत्व था। जापानी नेताओं का ये विचार था कि यदि मंचूरिया पर जापान का अधिकार हो जाता है तो रूस के आक्रमण के विरुद्ध मंचूरिया से जापान को बहुत सहयोग मिलेगा। चीन भी मंचूरिया पर अपना अधिकार करने को उत्सुक था, क्योंकि चीन के राष्ट्रवादी अपनी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए मंचूरिया को चीन में मिलाना आवश्यक समझते थे। इस प्रकार जापान व चीन के मध्य मंचूरिया एक विवाद का विषय बन गया था। चूँकि मंचूरिया में कोरिया के निवासियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वहाँ पर जापान का प्रभाव बढ़ने लगा। किंतु चीन ने कोरिया वासियों पर मंचूरिया खाली करने के लिए दबाव डाला। फलस्वरूप जापान और चीन के मध्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। दक्षिणी मंचूरिया रेलवे लाइन के प्रकरण से इस तनाव में अधिक वृद्धि हो गई। अंततः जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और संपूर्ण मंचूरिया पर जनवरी 1932 में अधिकार कर लिया। मंचूरिया प्रकरण से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। शांति प्रिय नीति का पालन करने वाले देशों को इस घटना से गहरा आघात लगा। जापान ने मंचूरिया के प्रति जो नीति अपनाई थी, संपूर्ण विश्व ने उस नीति की तथा जापानी साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना की थी। उस समय संघ राष्ट्र जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मौजूद था, किंतु वो भी जापान की साम्राज्य विस्तारवादी नीति को रोकने में सफल नहीं हो सका। यद्यपि चीन के अनुरोध पर राष्ट्र संघ ने जापान पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, किंतु जापान ने उन प्रतिबंधों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त जापान ने राष्ट्र संघ के संविधान, 9 देशों की संधि तथा कैलोग-ब्रिया समझौते का भी उल्लंघन किया। चूँकि राष्ट्र संघ ने जापान के कार्यों की निंदा की थी, इसलिए जापान ने भी अपनी निंदा की प्रतिक्रिया स्वरूप 27 मार्च 1933 को राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति के कारण राष्ट्र संघ जापान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। मंचूरिया विजय के उपरांत जापान। मंचूरिया को जीतने के पश्चात जापान चुप नहीं रह सका, बल्कि उसने चीन की सीमा पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसने चीन की दीवार पार करके वहां के कुछ प्रमुख नगरों पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंत में 1933 में जापान व चीन के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार चीन की दीवार से 5000 वर्ग मील क्षेत्र तक चीन की सेनाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1934 में जापान की विदेश नीति में एक नया मोड़ आया।
जब उसने एशिया का नया आदेश के नाम से नवीन व्यवस्था की घोषणा कर दी। इस व्यवस्था को जापान का मुनरो सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आदेश वास्तव में पाश्चात्य देशों के प्रति चेतावनी सूचक था, क्योंकि इस आदेश में यह घोषणा की गई थी कि पाश्चात्य देशों को चीन के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में यह घोषणा पाश्चात्य देशों को चीन छोड़ दो की खुली धमकी थी। पृष्ठ 161। फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने जापान के प्रति भावी विदेश नीति को निर्धारित किया और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने चीन को सहयोग करना बंद नहीं किया। एंटी कमेटन समझौता। इस स्थिति को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए तथा एशिया के नवीन आदेश को स्थापित करने के लिए जापान ने 25 नवंबर 1936 को एंटी कमेटन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके फलस्वरूप जापान की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। सन 1937 में जापान ने चीन और रूस के विरुद्ध एक नया अभियान प्रारंभ किया। सन 1937 तक जापान ने मार्को पोलो ब्रिज, पेकिंग आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था। चियांग काई शेक ने चीन की स्थिति को सुरक्षित करने का यथासंभव प्रयास किया। इस दृष्टि से साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों के संगठन की भी घोषणा की गई थी, किंतु जापान के बढ़ते हुए कदमों को रोकने में सफलता नहीं मिली। दिसंबर 1937 में चीन की राजधानी नानकिंग पर भी जापानियों का अधिकार हो गया। जापान और द्वितीय विश्व युद्ध। जापान की साम्राज्यवादी और सैनिकवादी नीति के कारण अनेकों देश उसके शत्रु बन गए। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो जापान ने पश्चिमी देशों के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। युद्ध के प्रारंभ में विजय का पलड़ा हिटलर की ओर झुक गया। जापान ने भी जर्मनी के साथ युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। उस समय सैनिक दृष्टि से जापान अत्यंत शक्तिशाली देश था। हिटलर ने जापान को रूस पर आक्रमण करने का परामर्श दिया, किंतु जापान ने इसे अस्वीकार करते हुए ग्रेट ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध लड़ने का निश्चय किया। निस्संदेह जापान का यह निर्णय अत्यंत जोखिमपूर्ण था, किंतु अमेरिका द्वारा चीन को जो समर्थन मिल रहा था उसे रोकने के लिए ये जोखिम उठाना आवश्यक था। जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी करके अमेरिका को युद्ध में सम्मिलित होने पर विवश कर दिया। युद्ध के प्रारंभ होने में जापान को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई, किंतु 1943 के बाद उसकी स्थिति निरंतर गिरती गई और सभी मोर्चों पर जापानी सेनाओं का आगे बढ़ना रुक गया। अंततः 11 अगस्त 1945 को जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार 20वीं सदी के चतुर्थ दशक तक जापान प्रत्येक दृष्टि से विश्व का आधुनिक महान देश बन चुका था। उस समय फार्मूसा, कोरिया, पेस्कादोरस द्वीप समूह, लियाओतुंग प्रायद्वीप पर उसका आधिपत्य था। पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर में उसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी। सामुद्रिक शक्ति की दृष्टि से जापान की गणना विश्व में तीसरे स्थान पर की जाती थी। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वो ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे उन्नतिशील देशों के समकक्ष हो गया था। लगभग 75 वर्षों से कम समय में ही पूर्व एशिया के इस छोटे से देश द्वारा की गई सर्वतोमुखी उन्नति वस्तुतः आश्चर्यजनक थी। अब जापान महानतम पाश्चात्य देशों में से किसी भी देश के साथ लोहा लेने में पूरी तरह सक्षम हो गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, आधुनिक विश्व शक्ति के रूप में जापान के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, उन चरणों का उल्लेख कीजिए जिनके अंतर्गत जापान एक विश्व शक्ति बन सका। प्रश्न 3, 1919 से 1945 तक जापान की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। पृष्ठ 162। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जापान में सन 1989 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान के आर्थिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3, 1919 में पेरिस शांति समझौते में जापान की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 4, 1922 से 1927 तक जापान की विदेश नीति के प्रमुख बिंदुओं का विवरण दीजिए। प्रश्न 5, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति जापान की नीति को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, 19वीं सदी से पूर्व जापान में किस प्रकार की शांति पद्धति प्रचलित थी? नंबर 1, सामंती शासन पद्धति। नंबर 2, राजतंत्रीय शासन पद्धति। नंबर 3, गणतंत्रीय शासन पद्धति। नंबर 4, एकतंत्रीय शासन पद्धति। सही उत्तर है नंबर 1, सामंतीय शासन पद्धति। प्रश्न 2, जापान में शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को क्या कहा जाता था? नंबर 1, सम्राट। नंबर 2,
क्षत्रप, नंबर 3 शोगुन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा नंबर 3 शोगुन। प्रश्न 3, जापान का प्रथम शोगुन कौन था? नंबर 1 मुत्सुहितो, नंबर 2 योरितोमो, नंबर 3 तोकुगावा, नंबर 4 मेइजी। सही उत्तर है नंबर 2 योरितोमो। प्रश्न 4, मुत्सुहितो जापान का सम्राट कब बना? नंबर 1 1870 ईस्वी, नंबर 2 1872 ईस्वी, नंबर 3 1864 ईस्वी और नंबर 4 1867 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 4 1867 ईस्वी। प्रश्न 5, सत्तारूढ़ होने के पश्चात मुत्सुहितो ने किस उपाधि को धारण किया? नंबर 1 मेइजी, नंबर 2 शोगुन, नंबर 3 क्षत्रप, नंबर 4 सम्राट। सही उत्तर है नंबर 1 मेइजी। प्रश्न 6, जापान के इतिहास में सम्राट की वास्तविक सत्ता का युग कब प्रारंभ हुआ? नंबर 1 1870 ईस्वी, नंबर 2 1868 ईस्वी, नंबर 3 1857 ईस्वी, नंबर 4 1866 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 2 1868 ईस्वी। प्रश्न 7, जापान में नवीन संविधान की घोषणा कब की गई थी? नंबर 1 1890 ईस्वी, नंबर 2 1867 ईस्वी, नंबर 3 1881 ईस्वी, नंबर 4 1889 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 4 1889 ईस्वी। प्रश्न 8, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में शांतुंग का प्रदेश किस देश को दिया गया था? नंबर 1 जापान, नंबर 2 चीन, नंबर 3 अमेरिका और नंबर 4 इंग्लैंड। सही उत्तर है नंबर 1 जापान। प्रश्न 9, वॉशिंगटन सम्मेलन 1921-1922 अमेरिका की कूटनीति का भाग था। ये टिप्पणी किस देश ने की थी? नंबर 1 चीन, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 इटली और नंबर 4 है जापान। सही उत्तर होगा नंबर 3 इटली। पृष्ठ 163। प्रश्न 10, जापान ने सन 1923 में कौन सा महत्वपूर्ण प्रदेश चीन को वापस लौटा दिया था? नंबर 1 शंघाई, नंबर 2 शांतुंग, नंबर 3 नानकिंग, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 2 शांतुंग। प्रश्न 11, जापान के मुनरो सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? नंबर 1 विश्व शक्ति प्राप्त करो, नंबर 2 अमेरिका और इंग्लैंड की तुलना में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, नंबर 3 एशिया एशिया वालों के लिए है, नंबर 4 सभी गलत है। सही उत्तर है नंबर 3 एशिया एशिया वालों के लिए है। प्रश्न 12, दक्षिण मंचूरिया रेलवे लाइन विवाद के फलस्वरूप किन दो देशों के मध्य तनाव में वृद्धि हुई थी? नंबर 1 इंग्लैंड व जापान, नंबर 2 चीन व अमेरिका, नंबर 3 जापान व अमेरिका, नंबर 4 चीन व जापान। सही उत्तर है नंबर 4 चीन व जापान। प्रश्न 13, जापान ने एंटी कमर्टन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए थे? नंबर 1 25 नवंबर 1936, नंबर 2 20 अक्टूबर 1937, नंबर 3 30 अप्रैल 1938, नंबर 4 14 अगस्त 1936। सही उत्तर है नंबर 1 अर्थात 25 नवंबर 1936। पृष्ठ 164।